बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का आपका लेक्चर इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल मॉडल है। डेटाबेसेस हम स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमने रिलेशनल मॉडल को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी और आजकल मोस्टली इंडस्ट्री में जो सा वो रिलेशनल मॉडल ही यूज़ हो रहा है। एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन। अब रिलेशन एक्चुअली होता क्या है, इसको आप अंडरस्टैंड करें। जैसे आपके सामने ये एक टेबल है जिसमें एक कॉलम आईडी का है, एक नेम का कॉलम है, एक डिपार्टमेंट नेम का कॉलम है और एक सैलरी का कॉलम है। ये जो कॉलम्स हैं इनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं और हर जो रिकॉर्ड है उसको हम ट्यूपल या रो के नाम से कॉल करते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त हमारे पास 1 2 3 4 कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हमारे पास रोज हैं जिन्हें हम ट्यूपल्स भी कहते हैं। यानी रो को आप ट्यूपल भी कहेंगे और रो को हम रिकॉर्ड भी कहते हैं। रिकॉर्ड, ट्यूपल और रो ये एक ही चीज़ है। इसी तरीके से कॉलम को हम फील्ड भी कह सकते हैं और एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। तो हमारे पास आईडी, नेम, डेप्ट नेम और सैलरी के एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। तो अब देखते हैं कि रिलेशन एक्चुअली है क्या। एट्रीब्यूट टाइप्स को अंडरस्टैंड करें। द सेट ऑफ अलाउड वैल्यू फॉर ईच एट्रीब्यूट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द एट्रीब्यूट। जैसे डोमेन को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो आईडी जो सा है इसमें नंबर्स स्टोर हैं। सारे के सारे आईडी जो से वो नंबर पे बेस कर रहे हैं, तो हम इसमें नंबर के अलावा कुछ नहीं लिख सकते। यानी हर कॉलम की अपनी डेटा टाइप है जिसको हम उसकी डोमेन कहते हैं। और जैसे नेम का कॉलम है तो इसमें कैरेक्टर्स हैं, इसमें नंबर भी लिखे जा सकते हैं। डेप्ट नेम है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के नाम है, इसमें नंबर भी लिखा जा सकता है। तो ये इसकी डोमेन क्या है? कैरेक्टर। सैलरी जो सी है इसमें हम कैरेक्टर्स टाइप नहीं कर सकते, तो इसकी जो डोमेन है वो नंबर है या न्यूमेरिक्स इसमें हम लिखेंगे सैलरी में। एट्रीब्यूट वैल्यूज आर नॉर्मली रिक्वायर्ड टू बी एटॉमिक, दैट इज इंडिविजिबल। यानी जो वैल्यू आपने किसी एट्रीब्यूट में लिखनी है वो इंडिविजिबल होनी चाहिए, वो एटॉमिक होनी चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 2 कॉमा डाल के 2 वैल्यूज वहाँ पे लिख दी। जैसे आप लिखते हैं 2,3, ऐसे नहीं लिखना आपने। द स्पेशल वैल्यू नल इज अ मेंबर ऑफ एवरी डोमेन इंडिकेटेड दैट द वैल्यू इज अननोन। अब जो नल है इसको आप अंडरस्टैंड करें कि नल मीन नथिंग, यानी ब्लैंक स्पेस भी नहीं, कोई चीज़ नहीं। नल मीन नथिंग। तो नल बाज़ दफ़ा ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पे गोल्ड एक शख्स है, 33456 इसका आईडी है, फिज़िक्स इसका डिपार्टमेंट है। अगर इसकी सैलरी मालूम नहीं है और ये वाली 87,000 हम यहाँ से रिमूव कर दें तो हम कहेंगे इसकी सैलरी नल है। यानी नल मीन कि वहाँ पे डेटा मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिंह है और उसका डिपार्टमेंट फाइनेंस है, अगर इसका डिपार्टमेंट मालूम ना हो, यहाँ पे ब्लैंक हो, तो हम कहेंगे कि सिंह का डिपार्टमेंट नल है, नल डिपार्टमेंट। द नल वैल्यू काजेज कॉम्प्लिकेशंस इन द डेफिनेशन ऑफ मैनी ऑपरेशंस। अब जो नल वैल्यूज हैं, कीप इन माइंड के इनको हम ना प्लस कर सकते हैं ना हम माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ये तो है ही कुछ नहीं, ये अननोन है। तो फिर हमें नल के लिए स्पेशल फंक्शन एक यूज़ करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं NVL। आगे जाके जब मैं आपको वाइट बोर्ड का इस्तेमाल हम करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से NVL जो सा है फंक्शन NVL नल वैल्यू फंक्शन, ये किस तरीके से नल को टैकल करने में हमारी हेल्प करता है। रिलेशन स्कीमा एंड इंस्टेंस। अब जो डिफरेंट स्कीमाज हैं टेबल के अंदर जो डेटा मौजूद है उसके हम रिलेशंस बना सकते हैं। जैसे A1, A2 to AN आर एट्रीब्यूट्स फॉर एग्जांपल, और
एक जो आर रिलेशन है दैट इज A1 A2 टू AN, इन सब का आपस में रिलेशन होगा। जैसे इंस्ट्रक्टर नाम का अगर एक टेबल हमारे पास है और उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आईडी है, नेम है, डेप्थ नेम है और सैलरी है, जैसे कि आपने पीछे देखा आईडी, नेम, डेप्थ नेम एंड सैलरी। तो अब फॉर्मली गिवन सेट्स D1 D2 जो हमारे पास 2DN है, ये रिलेशन है R इज द सबसेट ऑफ D1 D2 टू DN। यानी अब देखें कि ये वाले जो कॉलम्स हैं जिनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, इनके आपस में रिलेशंस हैं। ID 10101 ये श्रीवंशन जो कंप्यूटर साइंस 65,000 सैलरी ले रहा है, ये इसका आईडी है। तो ये वाला आईडी इस डेटा के साथ रिलेटेड है। और इसी तरीके से अगर हम फॉर एग्जांपल कोई और आईडी देखते हैं 76766 ग्रीक बायोलॉजी डिपार्टमेंट 72,000, तो ये वाला आईडी इस डेटा के साथ रिलेट है, तो ये किसी और डेटा के साथ रिलेट नहीं है। इसी तरह जो रिलेशंस हैं, रिलेशंस आर अनऑर्डर्ड, यानी जो रिकॉर्ड्स हैं इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता, इनको बाद में हम इनका सीक्वेंस जो सा वो बना लेते हैं। तो ये आमतौर से अनऑर्डर्ड होते हैं, जैसे जैसे डेटा आता जाता है हम उसको फीड करते जाते हैं और उसका ख़ास तौर से कोई यूजुअली कोई इसका ऑर्डर नहीं होता। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो ये पेंटा 2 1 2 1 2 1 3 2, यहाँ 2 है, 1 है, 3 है, फिर 4 आ गया, 9 7, फिर 1 आ गया। तो ये जो नंबर अगर आप देखें तो इनकी कोई तरतीब नहीं है। यहाँ भी नेम भी देखें तो ये अल्फ़ाबेटिकली नहीं है। इसी तरह डिपार्टमेंट भी देखें तो वो अल्फ़ाबेटिकली नहीं है। और सैलरी भी देखें तो इसकी कोई तरतीब नहीं है। 95,000 है, फिर 90 है, फिर 60 आ गई, फिर 75, कभी छोटी वैल्यू आ रही, कभी बड़ी। तो ये रिलेशंस आर अनऑर्डर्ड। अब हम कीज़ की बात करते हैं। लेट के इज अ सुपर की ऑफ आर। K is the super key of R if values of K are sufficient to identify a unique tuple of each possible relation R। तो जहन में रखें, जैसे फॉर एग्जांपल इसी टेबल की एग्जांपल लेते हैं कि इसमें हर जो आईडी है उसकी मदद से हम किसी ट्यूपल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे अगर नादरा के सिस्टम में देखें तो आपका बेफार्म नंबर या आपका CNIC नंबर वो चीज़ है जो आपके पूरे रिकॉर्ड को यानी पूरे ट्यूपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी की जिसकी बेस पे हम पूरे ट्यूपल को जो सा वो आइडेंटिफाई कर सकें उसको हम सुपर की कहते हैं। सुपर की हम किसे कहते हैं? ऐसी की जिसकी बेस पे हम पूरे ट्यूपल को आइडेंटिफाई कर सकें। सुपर की के इज़ द कैंडिडेट की इफ़ के इज़ मिनिमल। जैसे आईडी को हमने देखा कि आईडी जो सा है उसकी बेस पे हम ट्यूपल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आईडी को हम कैंडिडेट की कहेंगे। वन ऑफ द कैंडिडेट की इज सिलेक्टेड टू बी दी प्राइमरी की। अब कैंडिडेट की बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे अगर आप इसी टेबल की एग्जांपल लें तो इसमें फॉर एग्जांपल आईडी भी है, नेम भी डिफरेंट हो सकता है, कैंडिडेट की के तौर पे यूज़ हो सकता है। इस तरह डिपार्टमेंट भी डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है कंप्यूटर साइंस कहीं और ना हो, यहाँ पे तो मौजूद है लेकिन हो सकता है कि वो ना हो। तो अगर कोई चीज़ यूनिक हो तो उसको हम कैंडिडेट की के तौर पे ले सकते हैं। और अगर जहन में रखें कि कोई चीज़ यूनिक हो तो उसको हम कैंडिडेट की के तौर पे ले सकते हैं। और बहुत सी जो यूनिक कैंडिडेट कीज़ हैं उनमें से किसी एक को आपको प्राइमरी की डिक्लेयर करना पड़ेगा। प्राइमरी की वो की होगी जिसके दो एट्रीब्यूट्स होंगे, नंबर 1 नॉट नल, नंबर 2 यूनिक। यानी जो प्राइमरी की है वो यूनिक होगी, उस जैसा डेटा कहीं और नहीं होगा। और नॉट नल मीन कि उसको आप खाली भी नहीं छोड़ेंगे, उसमें अननोन वैल्यू नहीं होगी। फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या है? फॉरेन मीन बाहर। तो जब आपके पास दो टेबल हों ए और बी, और ए टेबल में आपने प्राइमरी की बना दी, तो ए टेबल की प्राइमरी की बी टेबल के जिस कॉलम को रेफर करेगी उसको हम कहेंगे फॉरेन की। यानी फॉरेन की एक्चुअली वो कॉलम होता है जो किसी और टेबल के प्राइमरी की को कॉल कर रहा होता है। फॉरेन की वो कॉलम होता है जो यानी वो एट्रीब्यूट होती है। फॉरेन की वो एट्रीब्यूट है या वो कॉलम है
जो किसी और टेबल के किसी प्राइमरी की एट्रीब्यूट या कॉलम को रेफर कर रहा हो। तो फॉरेन की एक्चुअली अपनी इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, ये प्राइमरी की के साथ मिल के काम करती है। और रेफरेंसिंग कॉलम वो होता है जो रेफर कर रहा है, और रेफर्ड बाय और रेफरेंसिंग यानी एक टेबल रेफर कर रहा होता है और दूसरा रेफरेंस ले रहा होता है। तो ये की टाइप्स हैं, इसमें आप प्राइमरी की को और फॉरेन की को ध्यान में रखें। प्राइमरी की के 2 एट्रीब्यूट्स हैं, यूनिक एंड नॉट नल, और फॉरेन की वो की होती है जो किसी टेबल के प्राइमरी की कॉलम को रेफर कर रही होती है। जैसे अगर हम डायग्राम यूनिवर्सिटी डेटाबेस स्कीमा डायग्राम उसका देखें तो इसमें हमारे पास यहाँ स्टूडेंट है जिसमें उसका आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, और हमारे पास उसके टोटल क्रेडिट आवर्स हैं जितना उसने स्टडी करना है। उसके एडवाइज़र्स हैं जिसमें स्टूडेंट आईडी और उसका एडवाइज़र का जो सा वो डेटा है। इस तरह हमारे पास टेक्स्ट है जिसमें वो कौन कौन से कोर्सेस ले रहा है, जैसे आईडी, कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी, सेमेस्टर कौन सा है, ईयर कौन सा है, ग्रेड कौन सा है। और सेक्शंस में जो सेक्शंस का टेबल है उसमें कोर्स आईडी है, सेक्शन आईडी है, सेमेस्टर है, ईयर है, बिल्डिंग है, रूम है, टाइम स्लॉट है। और टाइम स्लॉट में टाइम स्लॉट है, डे कौन सा है, किस दिन लेक्चर स्टार्ट होना है और कब एंड होना है। कोर्सेस में कोर्स आईडी है, टाइटल है, डेप्ट नेम है और क्रेडिट्स हैं, कितने क्रेडिट आवर का ये कोर्स है। डिपार्टमेंट का टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट नेम है और बिल्डिंग है और बजट है कि ये डिपार्टमेंट का नाम क्या है, कौन सी बिल्डिंग में कितने बजट पे चल रहा है, माहाना या सालाना। इंस्ट्रक्टर्स के आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है और उसकी सैलरी है। और इसी तरह प्री रिक्विजिट, अगर आप बाज़ दफ़ा ये होता है कि जैसे आपने पहले मैथ नहीं पढ़ी तो आपको पहले मैथ पढ़नी पड़ती है, उसे हम कहते हैं प्री रिक्विजिट कोर्स आईडी और प्री रिक्विजिट आईडी। और इसी तरह जो टीचर्स हैं उसकी आईडी, कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी, सेमेस्टर और ईयर। और क्लासरूम में बिल्डिंग, रूम नंबर और उसकी कैपेसिटी कितनी है, टोटल कितने स्टूडेंट आपस में वहाँ पे बैठ सकते हैं। तो ये पूरी जो डायग्राम आपके सामने है ये एक स्कीमा डायग्राम है फॉर यूनिवर्सिटी डेटाबेस। तो आप देखें कि इस वक्त ये टेक्स स्टूडेंट टेक्स कोर्सेस, और जो सेक्शन है वो डेटा यहाँ से ले रहा है। और इसी तरीके से जो कोर्सेस हैं उसको डेटा कहाँ से आ रहा है, सेक्शन से आ रहा है, प्री रिक्विजिट से आ रहा है। और जो सेक्शन हैं उसको डेटा आ रहा है टीचर्स से। और जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं उसको स्टूडेंट्स भी हम असाइन करेंगे और उसको हम कोर्सेस भी असाइन करेंगे, उसको हम इंस्ट्रक्टर भी असाइन करेंगे। और जो एडवाइज़र्स हैं वो हम इंस्ट्रक्टर को एडवाइज़र असाइन करेंगे और इसके अलावा टीचर्स को असाइन कर देंगे इंस्ट्रक्टर के साथ। और इसी तरीके से जो सेक्शंस हैं उनको हम क्लासरूम्स असाइन कर देंगे। तो ये जो लाइनें आपको लगी नज़र आ रही हैं, एरो कीज़ हैं, ये एक्चुअली इसके अब इसको आगे जाके हम देखेंगे, ये इसकी एंटिटी का रिलेशनशिप है, एंटिटी का रिलेशनशिप। इसको ईआर डायग्राम में हम आगे जाके देखेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में। रिलेशनल क्यूरी लैंग्वेज, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं रिलेशनल क्यूरी लैंग्वेजेस जो रिलेशनल क्यूरी के लिए यूज़ होती हैं। प्रोसीजरल वर्सन, नॉन प्रोसीजरल और डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जैसे सी लैंग्वेज प्रोसीजरल है, नॉन प्रोसीजरल जिसमें ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं या हम क्लासेस बना लेते हैं जैसे C++ है। और डिक्लेरेटिव जिसमें हम डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल्स को हम बनाकर उससे डेटा जो सा वो लेते हैं, जैसे जिसकी अब अगर आप देखें तो कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग जो सी वो भी मार्केट में आ गई है। तो ये प्योर लैंग्वेजेस हैं, रिलेशनल अलजेब्रा इनमें यूज़ हो सकता है, यानी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस भी हैं और कुछ डिक्लेरेटिव भी हैं, और प्योर लैंग्वेजेस हैं जिसमें रिलेशनल अलजेब्रा यूज़ होता है। ट्यूपल रिलेशनल कैलकुलस हम यूज़ कर सकते हैं, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस यूज़ किया जा सकता है। जो कैलकुलस आप और एनालिटिकल ज्योमेट्री आपने पढ़ी है, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री वो यहाँ पे यूज़ हो सकती है। The above 3 pure languages are equivalent in computing power. We will consider in this chapter relational algebra, node turning machine equivalent और consists of 6 basic operations। ये 6 ऑपरेशन जो आगे हम पढ़ने लगे हैं ये किसी भी रिलेशनल क्यूरी लैंग्वेज का हिस्सा है। 6 ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले सेलेक्ट ऑपरेशन।
यानी सेलेक्ट ऑपरेशन क्या है कि आप ट्यूपल्स को, रिकॉर्ड्स को इसकी मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी जब आपने डेटा जो सा वो टेबल्स में फीड कर देना है एक्स वाई मैट्रिक्स की शक्ल में, जिसे हमने रोज एंड कॉलम्स कहा, या हमने कॉलम एंड ट्यूपल्स का नाम दिया, या हमने कॉलम एंड रोज का नाम दिया, या हमने एट्रीब्यूट एंड रिकॉर्ड्स का नाम दिया। तो जब एक्स वाई शक्ल में डेटा आप स्टोर कर देते हैं, जैसे ये रिलेशन आर हमारे पास है, ए बी सी डी, 4 इसकी एट्रीब्यूट्स हैं, जो 4 कॉलम हैं, ए बी सी डी, और ये एक ट्यूपल है, ये भी एक ट्यूपल है, ये भी एक ट्यूपल है, और ये भी एक ट्यूपल है। ट्यूपल्स को हम रोज भी कहते हैं। तो 4 इसमें रोज हैं, 4 इसमें कॉलम्स हैं। तो रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन रिलेशन कहलाएगा, या इसको हम टेबल कहेंगे। टेबल और रिलेशन एक ही बात है। तो हम इस डेटा को रिलेशनल क्यूरी लैंग्वेज की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। और जब हमने डेटा को सिर्फ देखना है तो उसको हम व्यू करना है, तो उसको हम कहते हैं सिलेक्ट ऑपरेशन। फिर हमारे पास प्रोजेक्ट ऑपरेशन है, सिलेक्शन ऑफ कॉलम्स एट्रीब्यूट्स। इसकी मदद से हम कुछ, जैसे हमारे पास रिलेशन आर है, एक टेबल आर है, और इसमें 3 कॉलम है। अगर हम उसमें से सिर्फ 2 कॉलम सेलेक्ट करते हैं, ए सी या बी सी, या कोई और फॉर एग्जांपल कोई कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, ए सी सेलेक्ट करते हैं या बी सी सेलेक्ट करते हैं, तो अगर हम सिलेक्शन ऑफ कॉलम करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं, तो वो प्रोजेक्ट ऑपरेशन कहलाएगा। इस तरह यूनियन ऑफ 2 रिलेशन, अगर आपके पास 2 टेबल्स हैं तो एक ऑपरेशन होगा यूनियन ऑफ 2 रिलेशंस। यानी इस यूनियन ऑपरेशन की मदद से हम 2 रिलेशंस को, यानी 2 टेबल्स को इकट्ठा दिखा सकते हैं। जैसे आपके पास आर और एस 2 टेबल हैं, जिन्हें हम रिलेशंस कहते हैं। 2 रिलेशंस हैं, आर एंड एस। रिलेशन और टेबल एक ही चीज़ है। मैं अगर रिलेशन कहूँ तो टेबल, इसका मतलब टेबल, टेबल कहूँ तो इसका मतलब रिलेशन। तो हमारे पास 2 टेबल्स हैं, आर और एस। ये हमारे पास आर टेबल है और ये हमारे पास एस टेबल है। तो अगर हम इसका यूनियन लें तो ए बी, हमारे पास 3 रोज इसकी और 2 रोज इसकी, 5 रोज यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन ये वाली रोज जो उनसे है ये इधर रिपीट हो रही है, इसलिए जब यूनियन लिया तो ये वाली यहाँ से ऑटोमेटिकली गायब हो गई। ये हम इसको ले भी सकते हैं, प्रोग्रामेटिकली हम इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए बताया गया कि जब यूनियन लेंगे 2 रिलेशंस का तो उसमें जो एक जैसी रोज हैं वो दोनों वो निकल जाएगी, उसमें से सिर्फ एक ली जाएगी, डिस्टिंक्ट। इसे हम कहते हैं डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट। इस तरह सेट डिफरेंस ऑफ 2 रिलेशंस हम ले सकते हैं। जैसे आपके पास अगर 2 रिलेशंस आर और एस हैं, आर एंड एस, और अगर आप इसका डिफरेंस लें तो A1 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ मौजूद नहीं है, तो वो आपने ले लिया। इस तरह इसको ए भी पढ़ सकते हैं और अल्फ़ा भी पढ़ सकते हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा बीटा भी आप देख लें, ए और बी के नाम से भी आप इसको देख सकते हैं। तो एक ही बात है, अल्फ़ा बीटा अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि लिखा हुआ अल्फ़ा एंड बीटा ही है। तो A1 या अल्फ़ा 1 यहाँ पे हमने ले लिया क्योंकि यहाँ मौजूद नहीं है। अल्फ़ा 2 यहाँ मौजूद था, उसको हमने नहीं लिया क्योंकि ये सेट डिफरेंस है। और B1 या बीटा 1 और बीटा 3 ये हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए हमने उसको यहाँ पे नहीं लिया। तो जो हमारे पास R माइनस एस है, वो उसमें हमने R में से S को माइनस किया, तो क्योंकि बीटा 3 इस साइड पे है तो ये इसमें से माइनस नहीं होगा। अगर हम S माइनस R लें तो फिर ये बीटा 3 यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इस तरह सेट इंटरसेक्शन है, आप सेट्स को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। देखें जैसे R और S हमारे पास 2 रिलेशन हैं, R एंड S, और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 3। तो अब अगर आपने इन दोनों को इंटरसेक्ट करना है तो A2 आपके पास जौन सा वो आएगा, क्योंकि बाकी और कोई चीज़ जौन सी वो यहाँ पे नहीं मैच कर रही। इस तरह 2 रिलेशंस को हम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कॉल करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ 2 टेबल्स, या जैसे आप रिलेशंस कहते हैं। रिलेशन और टेबल एक ही बात है। तो यहाँ पे इस टेबल में जितने रिकॉर्ड हैं और इस टेबल में जितने रिकॉर्ड हैं, यानी दोनों रिलेशन के जितने रिकॉर्ड्स हैं वो आपको एक ही जगह इकट्ठे नजर आएंगे विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड ज्वाइनिंग ऑफ 2 रिलेशंस।
कार्टेशियन प्रोडक्ट नेमिंग इशू इसमें जहन में रखेंगे, जब आपने कॉलम्स को कंबाइन करना तो आपका डेटा जो सा वो मिक्स होने के चांसेस हैं। इसको हम बाद में देखेंगे कि किस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में कॉलम्स को टैकल करते हैं। रीनेमिंग ए टेबल, अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई कि इस टेबल में भी एट्रीब्यूट का नाम ए है और यहाँ बी है और यहाँ भी बी है, तो ये वाला बी और ये वाला बी जब दोनों हम इनको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो ये कहाँ जाएंगे, फिर उसको हम आर डॉट बी और एस डॉट बी के नाम से कॉल करेंगे, यानी रिलेशन आर का बी और रिलेशन एस का बी रिकॉर्ड, तो ये कहलाती है नेमिंग। तो रीनेमिंग कॉलम, हम कॉलम्स को रीनेम कर सकते हैं वेरी इजीली। जैसे हमने ए और बी दो कॉलम थे, जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ली तो हमने रिलेशन आर डॉट ए, रिलेशन आर डॉट बी और रिलेशन एस डॉट ए और रिलेशन एस डॉट बी, उनको हमने रीनेम कर दिया। तो हम कॉलम्स को रीनेम कर सकते हैं। रीनेम में हम सिंपल रूल यूज़ करते हैं कि हम टेबल का नाम और उसके कॉलम का नाम, टेबल का नाम, कॉलम का नाम, टेबल का नाम, कॉलम का नाम, टेबल का नाम, साथ में कॉलम का नाम, दरमियान में हम पीरियड जो सा वो रख देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। कंपोजिशन ऑफ ऑपरेशन, अब इसमें आप कंपोजिट ले लेते हैं, दोनों का रिकॉर्ड जो सा वो आप कंपोजिट कर सकते हैं और इससे आप जो सा वो ये जब प्रैक्टिकली क्यूरीज हम लिखेंगे तो उसमें आपकी ये चीज़ें इंशाल्लाह मज़ीद जो सी वो क्लियर हो जाएंगी। टू रिलेशन जो से उनको ज्वाइन करने के लिए हम नेचुरल ज्वाइंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी लेट आर एंड एस बी relations on schemas R and S respectively, then the natural join of relations R and S is a relation on schema R। अब आपने natural join करना, S obtained as follow, consider each pair of tuple mean record T और ये उसका रिलेशन कौन सा है R, from R and T from S, ये टेबल है R and S टेबल, T for tuple from S। और इस तरीके से आप दो जो रिलेशंस हैं उनको आप नेचुरल ज्वाइन से इकट्ठा कर सकते हैं। नेचुरल ज्वाइन की एग्जांपल आपके सामने है, जैसे यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन आपके पास दो रिलेशंस हैं आर एंड एस, ये आर का डेटा है और ये आपके पास एस का डेटा है। तो नेचुरल ज्वाइन जब आपने इसका करना है तो आपके पास दोनों का डेटा जो सा वो यहाँ पे आपके सामने कंबाइन होके आपके सामने डिस्प्लेड है। रिलेशनल लैंग्वेजेस के बारे में नोट देख लें। ईच क्यूरी इनपुट इज अ टेबल और सेट ऑफ टेबल, तो जो क्यूरीज हैं उसकी इनपुट जो सी है वो आपने कोई टेबल किसी से डेटा लेना होता है और या एक टेबल से या मल्टीपल टेबल से आप डेटा जो सा वो लेते हैं। ईच क्यूरी आउटपुट इज द टेबल, और जो क्यूरी की आउटपुट होती है वो भी टेबल में डेटा आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। ऑल डेटा इन द आउटपुट टेबल अपीयर इन वन ऑफ द इनपुट टेबल, यानी अगर आपने दो टेबल से डेटा लिया या 5 टेबल से डेटा लिया उसका और उसकी आउटपुट आपको एक ही टेबल में मिलेगी। रिलेशनल अलजेब्रा इज नॉट टर्निंग कंप्लीट, ये चीज़ ध्यान में रखें कि रिलेशनल अलजेब्रा इसको आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा हम जो रिलेशनल लैंग्वेजेस हैं उसमें डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जिनकी मदद से हम कॉलम्स को यानी एट्रीब्यूट्स को उनका सम ले सकते हैं, एवरेजेस फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू, और इसके अलावा बहुत सारे और फंक्शंस हैं जो हम रिलेशनल लैंग्वेजेस के साथ यूज़ कर सकते हैं। समरी आपके सामने है रिलेशनल अलजेब्रा की, जिसमें सिलेक्शन ऑपरेशन होगा, प्रोजेक्शन ऑपरेशन होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन होगा, यूनियन ऑपरेशन होगा, सेट डिफरेंस ऑपरेशन होगा और नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन होगा। इसी एग्जांपल पीछे आपके सामने है, ये स्लाइड्स में आपको मैं सेंड कर दूंगा, उसको आप गौर से देखें। इन द मीनवाइल थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।